नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे किसान भाई अपने समस्या से जो संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं और आपको उनके उत्तर यहाँ पर मिलेंगे। सजीव फोन इन कार्यक्रम है तो फ़ोन नंबर ज़रूर पहले आपको लिखवाना चाहूँगी। फ़ोन नंबर है हमारे 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-230040। आप इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। और आज का जो विषय है वो है खरीफ फसलों में पौध संरक्षण। अभी खरीफ का मौसम बिल्कुल हमारा चल ही रहा है और हमारे पौधों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह को। वैज्ञानिक है पौध संरक्षण, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। सर, इस समय जो खरीफ की फसलें हैं वो हमारे खेतों में बिल्कुल खड़ी हैं और अभी उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। और उसके पहले आपको शिक्षक दिवस की आपके सहित हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रानी जी, मैं सबसे पहले बात करूंगा, चूँकि हमारा खरीफ का सीज़न समाप्त होने की ओर जा रहा है, तो जो हमारे किसान भाइयों ने जो धान की फसल लगाई हुई है, मैं सबसे पहले उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो जो धान की फसल लगी हुई है उसमें कीटों का प्रकोप भी होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी होता है। तो शुरुआती अवस्था में जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फसल, धान की जो फसल किसान भाइयों ने लगाई हुई है, उसमें एक 4 प्रकार के रोग मुख्य तौर से लगते हैं जिससे किसान भाइयों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल, आपने 4 तरह के रोगों की बात करी है, तो कृपया उनके बारे में बताएं। तो रानी जी, इसमें सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, जो धान का ब्लास्ट है, जिसको हिंदी में हम झोंका रोग भी कहते हैं, एक वो रोग होता है। दूसरा शीत ब्लाइट है, जिसको पर्णच्छद अंगमारी भी बोलते हैं। तीसरा फॉल्स स्मट है, जिसको हिंदी में आभासी कंडवा। और एक ब्राउन स्पॉट जो या भूरा बाण धब्बा रोग, ये इसके 4 प्रमुख रोग हैं। जी, आपने 4 प्रमुख रोगों के बारे में बताया। तो लीफ ब्लास्ट ये कौन सा रोग होता है, उसको कैसे हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि उनके जो फसल में नुकसान कर रहा है? जहाँ तक ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं, तो ब्लास्ट धान की फसल में 3 प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। एक लीफ ब्लास्ट, मतलब पत्ते का, जो किसान भाई हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल कि ये इस पे जो धब्बे बनते हैं, ये नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, बीच में सफ़ेद रंग के होंगे। और जिस तरह से नाव होती है, स्पिंडल जिसको बोल रहे हैं, कि हम जैसे बच्चे गिल्ली खेलते थे, उस गिल्ली के शेप के आपको ये धब्बे दिखेंगे। ये धब्बे होते हैं। दूसरा होता है इसमें नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट में क्या होता है कि जो हमारे धान की जो बाली होती है, बाली के और उसके डंठल के पास से वहां पर गलकर और टूट जाती है। जी। जैसा कि स्क्रीन पर हमारे किसान भाई देख सकते हैं इसको। जी। तीसरा होता है इसमें नोड ब्लास्ट, जो हमारा तना होता है, उसकी जगह जगह गठाने होती हैं, उन गठानों में वहां पर काली पड़ जाती है और वहां से वो टूट जाती है। तो इस तरह से ब्लास्ट ये 3 प्रकार से हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। सबसे पहले आपने लीफ ब्लास्ट की बात की है, तो लीफ ब्लास्ट अगर हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी फसलों में और क्या क्या नुकसान होते हैं? यानी जैसे अभी ब्लास्ट की बात की, इसके अलावा एक शीत ब्लाइट और लगता है। शीत ब्लाइट से मतलब शीत बोलते हैं जहाँ से पत्तियां हमारी धान की एक साथ जुड़ी होती हैं, वो वाला हिस्सा हमारा उसका शीत कहलाता है। जैसा कि हम इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें धब्बे बनते हैं शीत पर। पत्ती ऊपर जो रहती है और जहाँ पे पत्तियां सारी एक जगह लगी होती हैं, इकट्ठी रहती हैं, वो पोर्शन उसका, वो वाला हिस्सा शीत कहलाता है। यहाँ पर धब्बे बनते हैं, सफ़ेद कलर के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों में और ब्लास्ट के धब्बों में जो फ़र्क है कि उसके आगे पीछे नुकीले धब्बे होंगे और इसमें जो होगा धब्बा बीच में सफ़ेद कलर का होगा और किनारे पर इसका गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो ये कहलाता है शीत ब्लाइट। तो ये भी काफ़ी हद तक धान की फसल में नुकसान पहुँचाता है। अभी आपने लीफ ब्लास्ट की हमने जो बात करी थी, अगर लीफ ब्लास्ट हमारी फसलों में दिखता है तो हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन किस प्रकार करेंगे? इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई कुछ दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, जैसे कासुगामाइसिन दवाई आती है, जिसको 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए हम किसान भाइयों को रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई स्क्रॉल में देख सकते हैं। जी। दूसरी दवाई है ट्राईसाइक्लोजोल, जिसकी 150 ग्राम मात्रा, ये चूंकि पाउडर फॉर्म में आती है, इसलिए इसकी 150 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसके अगर ये 2 दवाइयाँ भी यदि उपलब्ध नहीं होती हैं, तो एक कार्प्रोपामेड एक दवाई है, उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा। ये चूंकि नया मॉलिक्यूल है, मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि चूंकि नया मॉलिक्यूल है, पुरानी दवाइयाँ धीरे धीरे करके बेअसर होने लगती हैं, अपना असर कम करने लगती हैं, इसलिए
ये कार्बोप्रामिड ये दवाई है, ये नई दवाई है, तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसका उपयोग करके किसान भाई इस ब्लास्ट को या झोंका रोग को आराम से नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, प्रश्न कीजिए अपना। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि धान में जो खल्ला रोग लगता है, इसे बचाने के लिए मैं कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? दूसरी चीज, जो धान निकलता बाली निकलती है, इसके पहले कोई कीट काट देता तो सूखी बाली निकलती है, तो उससे कौन सा उपचार करना चाहिए? जी, इनके प्रश्नों के उत्तर अभी हम आपको आगे देंगे, कृपया आप इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-2 मिनट बाद हम उसी क्रम में आ रहे हैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आपके दोनों प्रश्न उसमें आएंगे, तो आप निश्चित तौर से उनको नोट कर लीजिए और सुनिए। तो उसमें आपको दवाई भी बताई जाएगी और किस तरीके से उनका प्रबंधन कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। बिल्कुल। और हमारे जो दवाइयों के नाम है स्क्रॉल में दिख रहे हैं, तो हमारे जो किसान भाई इसे नोट भी करते चले जाएं। जी डॉक्टर साहब, अपन बात कर रहे थे लीफ ब्लास्ट के प्रबंधन की। जी, अब दूसरे क्रम में जो बात करता हूँ शीत ब्लाइट की। जी। शीत ब्लाइट ब्लास्ट के बाद जो अभी हमने बात की ब्लास्ट की, जी। दूसरी बात करते हैं शीत ब्लाइट की। जैसा कि किसान भाइयों ने स्क्रीन पर देखा, हमारे फोटोग्राफ्स में दोनों के पहचान में अंतर है। एक के धब्बे अलग तरह के हैं, दूसरे के धब्बे अलग तरीके के हैं। एक पत्ती पर बनता है, दूसरा शीत पर बनता है। ये इसका मूल फर्क है इसका। जी जी। तो शीत ब्लाइट के लिए किसान भाई क्या करेंगे, वेलिडामाइसिन एक दवाई आती है जिसकी 400 से 500 मिलीलीटर दवा 1 एकड़ के लिए। मतलब ये है कि 400 से दवाई की मात्रा फिक्स है, पानी की मात्रा किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसान भाई जो पानी की मात्रा को कम उपयोग करते हैं वो पानी की मात्रा को पर्याप्त उपयोग करें। उसका कारण ये है कि यदि पानी की मात्रा कम रह जाएगी तो पौधे पूरे कवर नहीं हो पाएंगे और दवाई उतनी असरकारक नहीं होगी। तो वेलिडामाइसिन जो दवाई है इसकी 3% में आती है, इसका छिड़काव करके शीत ब्लाइट रोग को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शीत ब्लाइट की बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर हम आभासी कंडवा की बात करते हैं, तो आभासी कंडवा कैसे हमारे किसान भाई पहचानेंगे और इसे नियंत्रित कैसे करें? रानी जी, जैसा कि अभी हमारे जो किसान भाई ने फ़ोन पे जो प्रश्न पूछा है, उसी क्रम में ये आभासी कंडवा के बारे में ही उन्होंने पूछा है। तो आभासी कंडवा मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर दिखाया जाए ताकि हमारे किसान भाई उसको देख के पहचानें कि ये आभासी कंडवा किस तरह से पहचान सकते हैं। इसमें दानों की जगह पाउडर बनता है, पीले कलर का पाउडर दिखाई देता है। इसमें ये देखिए, जैसे आपको फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है, तो इसमें दाने की जगह इस तरह का पाउडर दिखता है। इस पाउडर से क्या होगा, दाने खराब हो जाएंगे और उसकी आगे आने वाली उपज नहीं मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले सावधानी वाली बात यह है कि इस तरह की बालियां जो भी हमारे खेतों में दिखाई दें, इन बालियों को पॉलीथीन की थैली लेकर ऐसी बालियों के ऊपर चढ़ाकर उनको तोड़कर बिल्कुल अलग कर लिया जाए। उसका कारण ये है कि यदि इनमें जो आपको दिख रहा है पीले कलर का और काले कलर का, ये पाउडर उसमें खेतों में झड़ेगा और भविष्य में जब हमारी धान की फसल लगाएंगे तो दोबारा से हमारे इस तरह से आप देखिए इसमें और स्पष्ट आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों की जो फसल अगली आगामी फसल लगाएंगे उसमें इसके स्पोर्स गिरेंगे और फसल को और ज्यादा प्रभावित करेंगे। अगली वाली फसल में और ज्यादा ये रोग देखने को मिल सकता है। मतलब अभी की तो फसल खराब होगी ही होगी और हमारी आगे की भी भविष्य की फसल भी खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रोग से बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो जो मैंने बताया है कि इसकी इस तरह की बालियों को सावधानी से, क्योंकि अगर हमने ऐसी बालियों को इसी प्रकार से तोड़ा, मतलब अगर हमने तोड़ के इनको इस तरह से लिया तो इसका जो पाउडर है, पाउडर तुरंत झड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तोड़ के इनको नष्ट कर दें। और दूसरा, इसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दवाई है इसकी 77 WP में आती है। इसकी मात्रा 4 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना कर यदि खेतों में छिड़काव करेंगे तो इस आभासी कंडवा रोग से आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चर्चा आगे जारी रखेंगे। हमारे एक और दर्शक हमारे गोविंद जी हमसे जुड़ रहे हैं बालाघाट से, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी नमस्कार, बालाघाट मध्य प्रदेश से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैडम जी, प्रश्न कीजिए। हमको ये जानकारी ये चाहिए कि जैसे हमने अभी खरीफ की फसल में उड़द की फसल लगी हुई है, उसमें उड़द की पत्तियां से कीड़ा बना रहा है, जो हमने कुछ किसानों को दिखाया, उसमें कीड़ा रोग मोजे के समस्या बताया, तो क्या जी उड़द की फसल में जी जिसका जो आपने प्रश्न किया है इसका हम आगे जवाब देते हैं, लेकिन चूंकि आपने बीच में पूछा है तो हम आपको उसका यही जवाब देते हैं जी। तो हमारे किसान भाई, आप जो आपने प्रश्न पूछा है उसका एकमात्र कारण है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी इस बीमारी का वाहक है, इस मोजैक का। प्रारंभिक अवस्था में जब हमारी फसल शुरुआती अवस्था में होती है उस वक्त हमें खेतों में यदि पीले कलर के पौधे दिखते हैं तो ऐसे पौधों को हमें उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। दवा के
जला देना चाहिए, कहीं गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। और उसके बाद कीटनाशक दवाई, इसमें एक दवा है बहुत ज़्यादा प्रभावी है, एसिटाम्पिरेट 20 SP। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में, या कहें 0.66 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के यदि हम इसका छिड़काव करेंगे, व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मक्खी इस रोग की बहुत बड़ी वाहक है। इस रोग से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि सफ़ेद मक्खी खुद उतना नुकसान नहीं करती है, पर इस रोग को आगे बढ़ाती है और रोग की तीव्रता इतनी हो जाएगी यदि प्रारंभिक अवस्था में यदि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो पूरा खेत आपको पीला पड़ा हुआ दिखाई देगा और उत्पादन में बहुत कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका बहुत ज़रूरी है कि हमको इसका वाहक जो है उसको नियंत्रण करना है। एक बार फिर हमारे किसान भाइयों को दवाई का नाम बता दीजिए ताकि हमारे किसान भाई इसे नोट कर सकें सफ़ेद मक्खी के लिए। एसिटाम्पिरेट 20 SP 2 ग्राम मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में। दूसरी दवाई इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में। तीसरी दवा थायोमिथोक्साम 25 WG 5 ग्राम दवा, जो आप लोग टंकी उपयोग करते हैं तो 15 लीटर की टंकी में 5 ग्राम का पाउच आता है, उसको 15 लीटर की टंकी में डाल के, ये 3 दवाइयाँ मैंने आपको बताई, इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी एसिटाम्पिरेट 20 SP काम करती है। बिल्कुल, आपसे चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है आपका फिर से अंतराल के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आज का जो फोन इन प्रोग्राम है वो है हमारा खरीफ फसलों में पौध संरक्षण के बारे में। फ़ोन नंबर आपको फिर एक बार बताते हैं 0755266049 और 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। खरीफ फसलों में पौध संरक्षण के लिए बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। सर, हम बात कर रहे थे, अभी धान की बात हुई, अभी कंडवा रोग की बात हुई। ब्राउन स्पॉट, भूरा पर्ण रोग जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है धान की फसलों में। इसकी पहचान बताइए हमारे किसान भाइयों को, नियंत्रण कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, 2 प्रकार के हमने ब्लास्ट बताया और लीफ शीत ब्लाइट बताया, तो दोनों के धब्बे आपने पहचाने उसमें जी। तीसरा है ये ब्राउन लीफ स्पॉट। बिल्कुल। तो ब्राउन लीफ स्पॉट की खास बात ये होती है कि इसके धब्बे बीच में सफ़ेद होंगे। जो हमारा ब्लास्ट है, ब्लास्ट इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत सारे धब्बे देखेंगे, बीच में हल्के से वाइट देखेंगे, फिर बाहर की साइड में ब्राउन देखेंगे, पर ये आगे पीछे नुकीले नहीं दिखेंगे, इरेगुलर शेप में अनियमित आकार के ये धब्बे दिखेंगे। ठीक है, तो ये ब्राउन लीफ स्पॉट बीमारी है जो हमारी ब्लास्ट से बिल्कुल ही अलग है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें कि इसके लिए सबसे पहले तो हमारी जो नर्सरी लगाते हैं उससे पहले हमारे धान के जो बीज हैं उसको बीजोपचारित करें। उसके लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए एजॉक्सीस्ट्रोबिन एक दवाई आती है, उसकी 3 ग्राम मात्रा, ये देखिए आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देंगे ये। बिल्कुल। इससे मतलब आप उन धब्बों में और शीत ब्लाइट के धब्बों में और ब्लास्ट के धब्बों में कितना फर्क है, तो बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा। उसी हिसाब से यदि हम इनका उपचार करेंगे तो हमको ज़्यादा मदद मिलेगी इनको नियंत्रित करने में। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था बीजोपचार की, तो एजॉक्सीस्ट्रोबिन 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम यदि बीजों को उपचारित करेंगे। दूसरा, यदि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी गर्म पानी में बीजों को डाल के 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि हम इनको 13 मिनट के लिए इसको रखेंगे तो इसके अंदर जो रोगजनक होगा वो रोगजनक खत्म हो जाएगा।
दूसरा, यदि हम बीजोपचार, ट्राइसाइक्लोजोल एक दवाई और आती है, उससे यदि हम बीजोपचारित करके इनको बोएंगे तो इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। जी। फिर भी यदि रोग आता है भविष्य में फसलों में, तो इसी दवा का ट्राइसाइक्लोजोल, इसका हमारा टिलरिंग की अवस्था में, टिलरिंग से तात्पर्य उसमें से जब कल्ले फूटते हैं उस अवस्था में, और बूटिंग की अवस्था में इसका छिड़काव करने पर इस रोग से नियंत्रित किया जा सकता है इस रोग को। जी। एक और दवाई है एडिफेनफॉस। इस दवाई का 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के यदि हम इसका छिड़काव करेंगे तो ये भूरापन धब्बा रोग को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे छिड़काव की बात करी है, लेकिन हमारे यहाँ किसान भाई छिड़काव के समय क्या सावधानी रखें, इसके बारे में भी बिल्कुल बताते चले जाइए। रानी जी, किसान भाई जो छिड़काव करते हैं तो हमेशा हमें देखने में आया है कि किसान भाई न तो ग्लव्स का उपयोग करते हैं, ना ही मास्क का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। और जब छिड़काव करने के बाद ना तो हाथों को धोते हैं, जो कंटेनर होते हैं, जो डब्बे आते हैं जिनमें कीटनाशक होते हैं, उन्हें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। जी। ये चूंकि विष है, आपने देखा हो कि इन पर 4 प्रकार के निशान बने होते हैं, हरा, पीला और लाल, नीला, जी, जो बिल्कुल। इनकी घातकता की निशानी है कि कौन सा कितना है। लाल वाला सबसे ज़्यादा घातक, हरा वाला सबसे कम घातक। जी। तो मेरा कहना ये है कि किसान भाई जब इनको उपयोग करें कीटनाशकों का, तो जब छिड़काव करें तो हवा के विपरीत दिशा में न करें, क्योंकि इनके जो केमिकल आता है हमारे नाक में जाता है, मुंह में जाता है, शरीर पर जाता है। बिल्कुल। दूसरे, हमारे हाथों पे ग्लव्स कभी नहीं पहनते, ग्लव्स को पहन लें, और जब मिलाते समय उनको सावधानी बरतें, और उसको जिन कंटेनरों में, जिन बर्तनों में उपयोग करें, उन बर्तनों को अच्छी प्रकार से धो लें, क्योंकि या तो जानवर उपयोग कर सकते हैं, जानवरों के उपयोग में पिलाने में बहुत ज़्यादा घातक है। ये मतलब जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं इनको, और इन कंटेनरों को नष्ट करके ऐसी जगह गाड़ दें जहाँ से वो दोबारा से उपयोग न किए जा सके। दोबारा उनका उपयोग ना किया जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखें हमारे किसान भाई। और सर, हमने बात करी अभी रोगों की, अगर हम कीटों की बात करते हैं तो गंधी बग और स्टीम बग ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इन्हें किस तरह हमारे किसान भाई समझ सकते हैं और इनका उपचार किस तरह करेंगे? रानी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फसल हमारी इस समय फली बनने की, बालियां बनने की अवस्था पर है, तो बालियां बनने की अवस्था में 2 कीट जिनकी आपने बात की, गंधी बग और स्टिंक बग, ये दोनों ही दानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये गंधी बग जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये गंधी बग क्या करता है, इसका चूंकि मुखांग इस प्रकार के होते हैं, जिस तरह से हमारी सुई की नीडल होती है, ये दानों में, इसमें आपको सफेद दाने दिख रहे होंगे, बालियों में सफेद। ये गंधी बग क्या करता है कि दानों पर चढ़ के उन दानों के अंदर से रस चूस लेता है, मिल्किंग स्टेज को खत्म कर देता है। मिल्किंग स्टेज को खत्म करता है, तो उसके अंदर दानों के अंदर से पूरा मटेरियल चूस लेगा और दाने पोचे रह जाएंगे। जब हम दानों को दबा के देखेंगे तो केवल उनका हस्क रह जाएगा, भूसा टाइप का रह जाएगा। तो उत्पादन में बहुत तेजी से कमी आती है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार से गंधी बग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस बग का नाम गंधी बग इसलिए है कि इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसलिए इसका नाम गंधी बग है। अच्छा। इसलिए इसी में दूसरे कीट की हम बात करें, स्टिंक बग, वो कीट भी नुकसान पहुंचाता है। तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे अभी दिखाएं ताकि मैं उसके और गंधी बग के अंतर को आपको समझा सकूं। कि जो स्टिंक बग है उसके चूसने, वो भी दानों से रस चूसता है, और लेकिन उसके चूसने में और गंधी बग के रस चूसने में थोड़ा सा अंतर है। ये जैसे स्टिंक बग है, ये स्टिंक बग है। अगले फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि ये चूसता है तो दानों पे काले कलर के ये धब्बे पड़ जाते हैं इस तरह से। तो गंधी बग में दाने पोचे हो जाएंगे, सफेद दिखेंगे, और इसमें काले पड़ जाएंगे। इसमें काले पड़ जाएंगे। आपको देखो दानों पे आपको ब्राउन कलर के, जले हुए टाइप के। तो ये स्टिंक बग के द्वारा, तो इससे भी दानों में जो उत्पादन में काफी हद तक नुकसान पहुंचता है, और किसान भाइयों को काफी अधिक नुकसान पहुंचता है। तो अगर ये हमारे कीट दिखते हैं तो इसमें किस तरह नियंत्रण करेंगे हमारे किसान भाई? इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि जो रस चूसक कीटों के लिए जो कीटनाशक हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कीटनाशक बताया था, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर दवा की मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में, या हमारी थायोमिथोक्साम दवा, ये एक दवा जो नया मॉलिक्यूल आया है फ्लोनिकामाइड, उसकी 1 ग्राम दवा 5 लीटर पानी में घोल बना के यदि हम छिड़काव कर सकें, क्योंकि ये दैहिक कीटनाशी है। दैहिक से तात्पर्य ये होता है कि जब ये किसी पौधे के ऊपर छिड़काव किए जाते हैं तो पौधा उनको पूरा सोख लेता है, पूरा पौधा जहरीला हो जाता है। तो कीट पौधे के किसी भी भाग को सोखेगा तो कीट मरेगा। तो इस प्रकार से इन कीटनाशकों का छिड़काव करके गंधी बग और स्टिंक बग दोनों के कीटों को बहुत आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई हमारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि हरे कलर के टिड्डे जो होते हैं वो किसान देखते हैं फसलों में, उनके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे हमारे यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, ये जो हरे कलर का टिड्डा होता है ये भी फसलों को नुकसान करता है, ये क्या है? ये
लीफ फीडर या आप दूसरे शब्दों में कहें पत्ती भक्षक कीट है। अच्छा। रानी जी, ये क्या है जो ये कीट दिख रहा है, ये कीट अगर छोटी अवस्था में होगा तो बहुत आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है, पर यदि बड़ी अवस्था में ये कीट पहुंच जाता है तो कीटनाशक की मात्रा भी इस पर ज्यादा कारगर नहीं होती। उसका कारण ये इसका शरीर का आकार बढ़ चुका होता है और दवाई उस पर उतनी ज्यादा कारगर नहीं होती है। इसलिए यदि इसको प्रारंभिक अवस्था में, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाई हैं, जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5 ऐसी जो दवाई है हमारी, उसकी 60 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम खेतों में डालकर स्प्रे करेंगे तो छोटी अवस्था में ये कीट है, इसकी जो शिशु अवस्थाएं हैं, 4-5 शिशु अवस्थाएं होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर, चतुर्थ, जितनी ज़्यादा छोटी अवस्था में हम किसी कीट को नियंत्रित करेंगे उतना ज़्यादा प्रभावी होगा। कि जैसे जैसे कीट का साइज बढ़ता जाएगा तो कीट पर इस कीटनाशक की मात्रा बेअसर होती चली जाएगी, कारण उसमें उतनी ज़्यादा डोज बढ़ानी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। एक समस्या और देखी जाती है डॉक्टर साहब कि फसल में गुच्छे टाइप के बन जाते हैं और बहुत अव्यवस्थित हो जाता है, ये कौन सा रोग होता है और ये क्या होता है, इसके बारे में बताएं। ये इसके कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये रोग हो सकता है। इसलिए किसान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान भाई जब भी किसी फसल को अपने खेतों में लगाएं तो उस फसल में जाके वहाँ पर खेतों में अपने पहले तो मृदा को परीक्षण कराएं कि किस तत्व की कमी है। बहुत सारे रोग और उसमें जो व्याधियां हैं इस तरह से आती हैं कि हमारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी रहते हैं। तो किस पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व की अगर हमें प्रॉपर जानकारी होगी, तरीके से जानकारी होगी, उस पोषक तत्व की कमी यदि मृदा में हम करेंगे तब इस प्रकार की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। किसान भाई क्या है, जो बड़े तत्व हैं NPK उन्हीं पर ध्यान देते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ज़्यादा समस्या होने पे अपने जो टोल फ्री नंबर रहते हैं उन पर अपन 1551 पर बात करके उन समस्याओं को, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपके निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं देखने में, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं क्या करते हैं, सीधे किसान जो हैं दुकानों पे जाते हैं और वहाँ जाके कोई भी अपना रोग और वो परेशानी बताते हैं और वहाँ से कीटनाशक या फफूंदनाशक जो भी दवाई है वो लेके आते हैं बिना अनुशंसा के। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस तरह से हमको जुकाम होने पर मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आते हैं, उसी तरह से किसान भाई करते हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आवश्यकता हमें एक दवाई की होती है, पर किसान भाई अनावश्यक रूप से 2 दवाई 3 दवाई, उस तरह से होता क्या है कि उसमें खर्चा बढ़ता है, किसानों की लागत बढ़ती है और आगे जाके किसानों को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही बताया और कीटों में रेजिस्टेंस डेवलप होती है। रेजिस्टेंस डेवलप होने से क्या होता है, पुराने कीटनाशक बेअसर साबित होने लगते हैं। तो इसलिए किसान भाई जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो सलाह ले और अनुशंसित मात्रा, जिस तरह हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं उसी प्रकार से हम कृषि वैज्ञानिकों से अगर सलाह लेके अगर करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम खरीफ की फसलों की बात कर रहे हैं, धान की बात हो गई है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये भी प्रमुख फसलें हैं। इसमें किस तरह के रोग लगते हैं, किस तरह के कीट लगते हैं, और खासतौर पर हम मक्के की अगर हम बात करें तो उसके बारे में बताएं। यानी ज्वार, बाजरा, मक्का खरीफ की प्रमुख फसलों में हैं। जिस देख सकते हैं हमारे यहाँ किसान भाई ये स्क्रीन पे देख रहे हैं मक्के की फसल को देख रहे हैं। तो कुछ सालों से देखा जा रहा है कि फॉल आर्मी वर्म एक कीट है जो इन फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। फॉल आर्मी वर्म देखने में तंबाकू इल्ली जैसा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी पहचान के प्रमुख लक्षण जो हैं, पीछे के हिस्से पे इसके 4 स्पॉट आपको दिखेंगे, आगे के हिस्से पे सिर की तरफ इस पे उल्टा पाई शेप का दिखेगा। ये तंबाकू की इल्ली की ही एक इल्ली की प्रजाति है, लेकिन इसने नुकसान बहुत पहुंचाया है विगत वर्षों में। इसका नुकसान का तरीका इतना खतरनाक है कि पौधे में कुछ भी नहीं छोड़ता ये। पौधे का जो भी हिस्सा मिलेगा, एक शब्द आता है स्क्लेरोटाइज। स्क्लेरोटाइज का मतलब ये है कि पौधों में केवल शिराएं रह जाएंगी, बाकी पूरे पौधे को खत्म कर देगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जब तक पौधा अपनी, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जहां पौधे के तने के अंदर से खाना शुरू करता है और इसका एक्सक्रीटा है या दूसरे शब्दों में पदार्थ उसमें रह जाता है, ये इसका मल है जो खाता है वो उसको निकालता है, वो इसको दिखेगा इस तरह से। और जैसे जैसे इल्ली बड़ी होती चली जाएगी और ज्यादा हानिकारक होती चली जाएगी, जब उसमें भुट्टे लगने की अवस्था आएगी तो ये भुट्टे में भी नुकसान पहुंचाएगा और उसके दानों को पूरा खा के और भुट्टों को खत्म कर देगा। तो इस तरह से उत्पादन बहुत तेजी से नीचे आ जाता है और मतलब किसान की पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो किसान भाई इस फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके अपना सकते हैं, उनमें से सबसे पहला तरीका है कि इनके जो पुरानी फसल है उसके जो अवशेष हैं, चूंकि ये तने में रहता है तो जब फसल कटने के बाद तने के अवशेष रह जाते हैं तो उसकी शंखी अवस्थाएं, प्यूपा अवस्थाएं भूमि में रह जाती हैं, उनको उठाकर उनको जलाकर नष्ट कर दें। बिल्कुल। और जो 20 किलो नीम की खली मिलती है उसको खेत में डालकर, जहाँ पर इसका हमारे फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो, वहाँ डालकर खेतों में जुताई कर दें। और जो
हमारे कुछ जैविक कीटनाशक हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि रासायनिक कीटनाशकों का हम अनुशंसा तब करते हैं जब जैविक कीटनाशक हमारे पास नहीं होते हैं। चूंकि हम नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो हमें जैविक खेती पे ही हमें बल देना चाहिए। तो हमें जो नेचुरल कीटनाशक हैं, क्योंकि जो रासायनिक कीटनाशक है हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं से हमारे जो इकोसिस्टम पर, हमारे जीवन चक्र पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें में कुछ कीटनाशक हैं जैसे बीटी है, एनपीवी है, ब्यूवेरिया बेसियाना है। इन कीटनाशकों को मैं किसान भाइयों को रिकमेंड करना चाहूँगा। बीटी एक कीटनाशक है। कीटनाशक क्या है? बैक्टीरिया का है, बैसिलस thuringiensis। इसकी जो मात्रा है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये बीटी के द्वारा मरी हुई इल्ली है। जब इसका छिड़काव करते हैं तो 400 ग्राम इसकी मात्रा सफेद हो गई हैं, ये मर जाती है। ये जो सामने आप देखिए, जो सबसे ऊपर दिख रही है आपको बीटी से प्रभावित है, फिर नीचे आपको ये दिख रही है वायरस से प्रभावित है, और नीचे जो हमारी फंगस से प्रभावित है। इस तरह ये स्पोर्स हैं, ये जैविक कीटनाशक हैं जिनसे प्रभावित ये इल्लियां हैं आपकी। इनकी खास बात ये है कि इन कीटनाशकों का उपयोग करने के बाद मानव जीवन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इनका न तो हमारे किसी भी जीवित जंतु पर, जानवरों पर, किसी पर भी कोई हमारा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इन कीटनाशकों का यदि हम उपयोग करेंगे तो इनसे मरने वाली जो इल्लियां होंगी उनके स्पोर्स निकलेंगे, दूसरी इल्लियों को रोग जनित करेंगी, और वो इल्लियां, एक चक्र चलता रहता है ऑटोमेटिक। मतलब ये है कि इनका यदि उपयोग कर लिया तो फसलों में ये अपने आप कंट्रोल होती रहती है। हमें इनका बार बार, जिस तरह हमें रासायनिक कीटनाशकों के स्प्रे करना पड़ता है, इनका हमें बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ता। इसमें दूसरा कीटनाशक जो है एनपीवी है। एनपीवी एक वायरस है जो इसके लिए स्पेशली स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा है, ये कि इसकी किस्म है जो इसके लिए आता है एनपीवी। एनपीवी में पौधा पे जो इल्ली होती है ऊपर जाती है और लटक जाती है, इससे मर जाती है। जब मरेगी तो खेतों में उसके स्पोर्स गिरेंगे तो दोबारा से वो इल्ली ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। बिल्कुल। तो ये इसके कुछ कीटनाशक हैं। रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो हमारे पास सियान निलिप्रोल है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच्चे बात बता रहे हैं आप। और हमारे किसान भाई देख सकते हैं कि स्क्रॉल में आपको दवाइयों के नाम भी बता रहे हैं और आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, सतत निगरानी करें जी, सतत निगरानी करें और सही तरीके से देखें। और आपने जो लक्षण बताए हैं, अगर उनका सही तरीके से निरीक्षण करते रहेंगे तो उससे क्या मतलब उनसे ठीक हो सकते हैं। गलती कहाँ कर लेते हैं हमारे किसान भाई? सबसे किसान भाई हमारे गलती वहाँ करते हैं कि खेतों पे यदि हमारे प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाएंगे, जितने भी कीट हैं वो हमारे पत्तियों की निचली सरफेस पर रहते हैं। दूसरा, अगर सुबह के समय किसान भाई खेत में जाके निगरानी करेंगे तो सुबह के समय, चूंकि रात के समय ज़्यादातर कीट रात के समय सक्रिय होते हैं और जितना भी नुकसान पहुंचाते हैं वो रात के समय नुकसान पहुंचाते हैं। कीट एक रात्रिचर प्राणी है। सवेरे थोड़ा जल्दी जाकर जल्दी देखकर आ जाए। सुबह धूप निकलने से पहले यदि हमारे किसान भाई खेत में जाकर निगरानी करेंगे। जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों को दी। आज का हमारा कृषि दर्शन का लाइव सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपने खरीफ फसलों में पौध संरक्षण के बारे में चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी।